आज मैं आपके सामने प्रसाद जी द्वारा रचित कविता बीती विभावरी जागरी को लेकर के उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले कवि प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 काशी में क्षयग्रस्त होने के कारण हुई। पितामह शिवरतन साहू जो कि प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी थे। उनके पिता देवी प्रसाद साहू। ज्येष्ठ भाई का नाम शंभुरत्न। प्रसाद जी का 3 विवाह हुआ। प्रथम पत्नी का नाम विंध्यवासिनी देवी जो कि 6 से ग्रस्त होकर के जिनकी मृत्यु होती है। दूसरी पत्नी सरस्वती देवी, उनकी भी मृत्यु 6 से होती है। तीसरी पत्नी कमला देवी जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रत्न शंकर प्रसाद था। इनका प्रारंभिक जीवन सुख और समृद्धि में व्यतीत हुआ, लेकिन 14 से 16 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया। कुछ दिनों तक बड़े भाई के संरक्षण में रहे, परंतु उनकी भी मृत्यु होने से पूरा उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गया, जिसके कारण उन्हें अनेक आर्थिक मानसिक संघर्षों से जूझना पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जीवन में अत्यधिक दुख होने पर भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ नाटककार, एकांकीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार हैं। काव्य कृतियाँ उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, करुणालय, आंसू, चित्राधार, प्रसाद संगीत, नाटक, सज्जन, कल्याणी, परिचय, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, द्रुस्वामिनी, अग्निमित्र जो कि अपूर्ण नाटक है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे। कंकाल, तितली, इरावती। कहानी के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी के साहित्य में उदात्त प्रेम, राष्ट्रीयता, आनंदवादी दर्शन, रीतिकालीन, मांसलता, आत्मवेदना, कर्म इच्छा और बुद्धि, सहजानुभूति, तत्ववादी दर्शन सम्मिलित हैं। प्रसाद जी प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। उनकी रचना प्रक्रिया में भारतीय संस्कृति का उच्चतम स्वरूप दिखाई देता है। करुणा और प्रेम उनके साहित्य के सहचर हैं। बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह कविता उनकी लहर नामक रचना से उद्धृत है। यह जागरण गीत है जिसमें एक सखी दूसरी सखी को जगाने का प्रयास कर रही है। कवि ने नायिका के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया है। इस कविता में मानवीयकरण के माध्यम से प्रकृति के सुंदर
रम्य आकर्षक चित्र खींचे हैं, जिसमें रात्रि के बीतने और प्रातःकाल के आगमन की बात अलंकारिक रूप से कही गई है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो या लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी। यह कविता प्रसाद जी की अत्यंत सुंदर कविता है। प्रस्तुत कविता में एक सखी दूसरी सखी को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, उठो, उठ जाओ, सवेरा हो गया है, रात्रि व्यतीत हो चुकी है और उषा का आगमन हो रहा है। बीती विभावरी जागरी प्रसाद जी की अत्यंत सुंदर और संगीतात्मक कविता है। इस कविता में एक सखी दूसरी सखी को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है। बीती विभावरी, बीती का मतलब व्यतीत हो चुकी है, विभा का मतलब, विभावरी का मतलब रात्रि, रात्रि समाप्त हो चुकी है और उषा का आगमन हो रहा है। ऐसे सुंदर प्रातःकालीन परिवेश में तुम्हें निद्रा त्याग कर जागना चाहिए। प्रातःकाल में उठना तो स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही लाभप्रद होता है और साथ ही यह सुंदर परिवेश हृदय को भी आनंदित करने वाला होता है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी नायिका रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ प्रसाद जी करते हैं और लगातार रूपकों का प्रयोग करते चलते हैं। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, तारा घट, तारा रूपी घड़ा, उषा नागरी, उषा रूपी नायिका। उषा रूपी नायिका अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। इसका अभिप्राय यह है कि उषा रूपी नायिका के आगमन से आकाश में तारों की चमक फीकी पड़ रही है, वे लुप्त और अदृश्य हो गए हैं। इसका कारण यह है कि रात्रि के अंधकार में तारों की चमक का अस्तित्व है। प्रातःकालीन स्वर्णिम रोशनी में वह चमक धूमिल पड़ जाती है। तारे प्रकाश में नहीं दिखाई देते, वे अदृश्य हो जाते हैं। आगे, खग कुल कुल सा, खग कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो या लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बहुत ही सुंदर प्रातःकालीन परिवेश का यहाँ पर कवि ने जीवंत चित्रण उपस्थित कर दिया है और यमक अलंकार के माध्यम से उन्होंने इस कविता को नई अर्थवत्ता से भर दिया है। खगकुल, खगकुल शब्द का अर्थ है समूह या परिवार। यहाँ पर एक कुल का अर्थ क्या है? समूह या परिवार। और जो दूसरा है, दूसरा क्या है? कुलकुल। एक कुल का अर्थ है समूह या परिवार और दूसरे कुलकुल का अर्थ क्या है? कलरव, पक्षियों का कलरव। जब पक्षी समूह में होते हैं तो उनकी आवाज़ में एक
झंझनाहट होती है, एक संगीतात्मकता होती है, उसे कहते हैं कलरव। जब इस सामूहिक रूप से बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, उसे कहते हैं कलरव। तो यहाँ पर कुल कुल का अर्थ है कलरव। तो यहाँ जहाँ पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहाँ पर उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर भी अलंकार की सुंदर आवृत्ति की गई है। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल की बेला में पक्षियों का समूह अत्यंत हर्ष के साथ कलरव करते हुए दिखाई देते हैं। प्रातःकाल में तो प्रकृति के समस्त कण में एक ऊर्जा दिखाई देती है, एक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो फिर पक्षियों का कहना ही क्या, उनके समूह में जो कलरव है, उनकी जो उड़ान है, उनका अपनी नींद को छोड़ना और आकाश में विचरण करना, कलरव करना, ये उनकी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ये उनकी प्रसन्नता को प्रदर्शित करता है, ये उनके आह्लाद को प्रदर्शित करता है। तो खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर खग के समूह, पक्षियों के परिवार की बात कही गई है कि वे कलरव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कलरव संगीतात्मक अनुभूति को जन्म दे रहा है। बहुत ही सुंदर परिवेश है प्रातःकाल के समय का। किस लय का अंचल डोल रहा, और जो कोपले, जो नवीन पत्ते, किस लय का मतलब होता है जो नवीन पत्ते हों, जो लालिमा लिए हुए हों, अभी पूर्णता विकसित ना हुए हों, उन्हें कहते हैं किसलय। उस जो किसलय है, अभी पूर्णता विकसित नहीं है, वह भी प्रातःकालीन वायु से प्रवाहित होकर के उसका भी अंचल डोल रहा है, वह भी डोल रही है, वह भी आंदोलित हो रही है, वह भी हर्षित हो रही है। अर्थात पुराने पत्तों की तो बात छोड़िए, जो नवीन नवीन कोपले आई हैं वो भी पूर्णतः विकसित नहीं हुई हैं, वो भी प्रातःकालीन वायु के प्रवाह से आंदोलित हो रही हैं। लोया लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर सखी समझाते हुए कहती है कि प्रकृति में इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और एक परिवर्तन और भी वह बताती है। और क्या कहती है कि मैं तो उस लता की भी बात करती हूँ, जो लता नवीन रस की गागर से परिपूर्ण है। उसमें नए नए मधु मुकुल, उसमें नए मुकुल का मतलब ऐसी कली जो पूर्णतः विकसित ना हुई हो। तो लताओं ने अनेक कलियों को धारण कर रखा है, और उस जो मुकुल, जो कली अभी पूर्णतः विकसित नहीं है, वो रस की गागर से परिपूर्ण है, वह रस की गागर से परिपूर्ण है। कहने का अभिप्राय यह है कि उस कली के अंदर मकरंद भरा हुआ है, पराग भरा हुआ है, और जो नवीन रस को अपने में समाहित किए हुए है। अभिप्राय कुछ इस तरह से हम समझेंगे। यह लता नवीन मुकुल, जो कली अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई है, थोड़ा खिली है, लेकर उपस्थित है। यह मुकुल नवीन रस, कली को अगर हम देखें तो वह गगरी के समान लगती है, गगरी नुमा उसकी बनावट होती है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है गागरी। गागर शब्द का प्रयोग उन्होंने कली के लिए किया है, वो भी इसलिए क्योंकि यदि हम कली को देखें और गगरी को देखें तो कहीं ना कहीं जो उसकी बनावट होती है वो लगभग एक ही जैसी होती है। तो ये जो कली है या गगरी है, किसकी गगरी है? नवीन रस की गगरी है, नवीन रसों से परिपूर्ण गगरी है। और नवीन रस इसमें कौन भर रहा है? जो कलियों के अंदर पराग कण है, या इसे मधुरिमा
मधु, मकरंद, मकरंद से युक्त ये जो मुकुल है, ये इसको नवीन रस प्रदान कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि यह लता जो है, उसमें लता में जो खिलने वाली नई कली है, ये पराग को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अगला पद्य है कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। अधरों में, अधर का मतलब होता है जो ओष्ठ होते हैं, नीचे वाले होष्ठ। तो नीचे वाले होंठ में, हे सखी, अभी तक तुमने जो रात्रि में जिस राग का पान किया था, वह निरंतर, अमंद का मतलब निरंतर, वह निरंतर तुम्हारे हृदय में अभी तक है, उसका अभी तक तुम्हारे हृदय में वास है। जिस राग का तुमने रात्रि में पान किया था, वह तुम्हारी अधरों में अभी भी निरंतर दिखाई दे रहा है, उसका एहसास अभी भी हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अभी भी नशे से बाहर नहीं हुई हो, निद्रा के नशे से बाहर अभी भी नहीं आई हो। अलकों में मलयज बंद किए, और तुमने अपनी अलकों में, यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? उषा रूपी नागरी को, उषा रूपी नायिका को, कि हे उषा रूपी नायिका, तुमने अपने अलकों में मलयज, मलयज का मतलब मलय पर्वत से आने वाली सुवासित वायु, उसको अपनी अलकों में, बालों में बंद कर रखा है। तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। हे सखी, तू अभी तक सोई है। आली का मतलब सखी, अपनी सखी से आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए कहती। जब हम किसी को बहुत अपना समझते हैं तो उसे शिकायत का भाव भी रखते हैं। तो यहाँ पर वह सखी शिकायत के भाव से कहती, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। हे सखी, तू अब तक सोई है, तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। और तुमने अपनी आँखों में अभी भी विहाग राग को बसा रखा है, जो कि रात्रि में गाया जाने वाला राग होता है। अर्थात अब उस विहाग का कोई भी काम नहीं है, अब उस विहाग राग का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि अब रात्रि जा चुकी है और प्रातःकाल का आगमन हो चुका है। इसलिए हे उषा रूपी नायिका, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। तुम्हारे जागने से प्रकृति में एक सुंदर परिवेश का जन्म होगा। यहाँ पर कवि दूसरे शब्दों में इस कविता के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं, यहाँ पर कवि दूसरे शब्दों में इस कविता के माध्यम से देश के जो वासी हैं, देश के निवासी हैं, उनसे यह आवाहन करते हैं, उनके प्रति नवजागरण की चेतना को जगाते हैं। क्योंकि उस समय इस देश में हम पराधीनता के दुख को भोग रहे थे और बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जो पराधीनता में अपने आप को बिल्कुल जकड़ चुके थे। वे मन से भी स्वतंत्र नहीं होना चाहते थे। उनके अंदर नव जागरण की कोई चेतना ही नहीं थी। वे पूर्णतः सुप्तावस्था में थे। इसलिए कवि ने नया सवेरा उन्हें संदेश दिया कि नया सवेरा के माध्यम से हमें नए परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जागरण अनिवार्य है और सोने को अब हमें त्याग देना चाहिए। क्योंकि जब सोना हमारे लिए हानिकारक बन जाए तो हमें
सोने को, निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। निद्रा का अभिप्राय यहाँ पर है कि जो लोग अभी भी सोए हुए हैं, उन्हें स्वाधीनता की चेतना से कोई भी सरोकार नहीं है। ऐसे लोग सोने के ही समान हैं। तो कवि पूर्णतः उनको जागृत कराना चाहता था कि उन्हें कहीं ना कहीं स्वाधीनता से, जन नवजागरण की चेतना से सरोकार होना चाहिए और उनके अंदर भी ये चेतना पैदा होनी चाहिए और वे भी नए सवेरे को अपनाएं